हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम हर संडे आप लोग के लिए एनसीईआरटी का टॉपिक ला रहे हैं, जिसमें हम अभी आप लोग को नाइन्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आए, कठिनाई आए, तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक है, हम एक टॉपिक आप लोग को चैप्टर कवर कर दिए हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक हम आज कवर करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। क्या नाम है? संसाधन के रूप में लोग। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग को हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें लगे कि आप लोग के लिए जो हम काम कर रहे हैं तो लगेगा कि हाँ, सच में हम जो बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझ में आ रहा, और हमें क्या होगा, मोटिवेट मिलेगा। हम क्या करेंगे और बेहतरीन तरीके से इस पर कार्य करेंगे। धीरे धीरे हम आप लोग के लिए बहुत सारा सेशन लाने वाले हैं। अभी हमें समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सेशन नहीं आ पा रहा है। चलिए हम समय को गवाए बिना अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और आपको हम आज समझाते हैं संसाधन के रूप में लोग। संसाधन मतलब लोग किस प्रकार से एक संसाधन है, इंसान जो है वो भी एक संसाधन है। तो चलिए हम समझते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है संसाधन के रूप में लोग। तो चलिए अवलोकन अवलोकन से हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग अध्ययन जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अगर आप किसी भी मतलब व्यक्ति के प्रति शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश कीजिएगा तो वो क्या होता है, जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनके निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी जो है उसका, मानव में जो कौशल होता है और उसके निहित उत्पादनों का जो ज्ञान होता है उसके अंदर, उसका स्टॉक होता है। तो आप इसको हेडलाइट कर लीजिएगा यहाँ से। जब जब शिक्षित निवेश वास्तव में मानव पूंजी कौशल निहित उत्पादनों के ज्ञान के स्टॉक को मानव पूंजी कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सृजन में उनका योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। एक मानव संसाधन एक विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्या पर विचार करते समय। जब इस विद्वान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो आप मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ क्या है, सकल राष्ट्र उत्पाद, मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं आप इसे भी अच्छे से समझ गए। जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। क्या करता है? उत्पादक जो शक्ति है उसमें ये मानव पूंजी निर्माण वृद्धि करती है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षण लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ से इसको हेडलाइट कर लीजिए।
इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये आपका सारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से इसको समझना है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझिए, भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। मतलब भारत में जो है सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब जैसे अपना लोग मोबाइल का यूज करते हैं, ये सब सूचना मतलब जिस समय सूचना का जो प्राप्त हो जाता है, पहले क्या होता था कि लेटर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजना पड़ता। आज क्या होता है, तुरंत व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सूचना बहुत फास्ट हो गया है। ये भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया है। योजना आयोग भारत सरकार की तरफ से ये जो है स्रोत कहाँ से लिया गया है, योजना आयोग भारत सरकार के तरफ से ये स्रोत लिया गया है। चलिए अब यहाँ समझिए, देखिए मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है। ये क्वेश्चन करती है कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है यह बोलता है, यह उससे, ये जो लड़का है ये बोलता है कि यह जो है मानव संसाधन जो है भूमि और श्रम से क्या होता है, अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है। चलिए अब हम उसके बारे में आगे समझते हैं। यही मानव पूंजी है, संसाधन। देखिए लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों की व्यय द्वारा। निम्नांकित दो उदाहरण स्पष्ट करता है कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। कितना उदाहरण? दो। निम्नांकित दो उदाहरण स्पष्ट करता है कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। एक शकल के दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव में सीमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष था। शकल जो था 12 वर्ष का था। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। मतलब शकल का जो माँ थी वो क्या करता था, घर की माँ जो थी वो क्या करती थी, घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बुट्टा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल के पिता का नाम क्या था? बुट्टा चौधरी। क्या नाम था पहले देखिए, यहाँ पे माँ का नाम क्या था? शीला, और पिता का नाम क्या था? बुट्टा चौधरी। लड़का का नाम क्या था? शकल का वर्ष कितना था? 12। तो ये जो है शकल के माता का नाम थी माँ का नाम शीला था, और वो क्या करती थी? घर का कामकाज करती थी। और उसका पिता जो था उसका नाम था बुट्टा चौधरी। वो क्या करता था? काम करता था खेतों में। शकल घर में कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। शकल जो था उसकी जो माँ काम करती थी उसमें वो क्या करता था? मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू, मतलब शकल का
छोटा भाई का नाम था जीतू और बहन का नाम था सीतू को भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसका जो मतलब शकल का जो चाचा था वो मैट्रिक पास कर गया था, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। भुट्टा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे। मतलब उसका जो मतलब शकल का जो पिता था जिसका नाम भुट्टा और उसका माँ का जो नाम शीला था, वो चाहता था क्या हमारा भी बेटा पढ़े और हमारा भी बेटा आगे बढ़े। तो लेकिन उन्होंने गांव में ही स्कूल में उसका नाम लिखवाया, जिससे उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए दर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स को पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गया। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। उसका जो बॉस था क्या क्या उससे बहुत ही प्रसन्न हुआ, जिसके कारण उसका जो सेवा जिस पद पे वो पहले था उससे क्या क्या उसका पदोन्नति कर दिया। अब यहाँ पे है, आइए कुछ चर्चा कीजिए। तो ये है चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति है? ये आप समझिएगा पढ़ के, और आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर लिख के भेजिएगा। हम बताएंगे कि सही है कि गलत। तो उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, आप तो ये स्टोरी समझ लिए होंगे। पहले हमें यहाँ से आपको पढ़ाना चाहिए था, तभी हम पहले आपको ये पढ़ा दिए। ये पहले आपको हम फिर से पढ़ा देते हैं यहाँ से, आप समझ लीजिएगा। हम देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए। चलिए, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है। अगर क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतने स्वास्थ्य सेवाओं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन, भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? दायित्व। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मतलब देश का जो पूरा जनसंख्या है, क्या आपको लगता है कि ये पूरा देश का जो जितना जनसंख्या है वो देश के लिए दायित्व ही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला सकता है। अगर आप किसी भी किसी व्यक्ति में अगर आप खर्च करते हैं किसी व्यक्ति पे, तो उसे उत्पादक परिसंपत्ति में बदला सकता है। जैसे अगर किसी को आप सबसे बेहतरीन शिक्षा दे, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिक का प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के लिए व्यय द्वारा उस पर आप क्या कीजिए, खर्च कीजिए। तो आप ये स्टोरी तो समझ गए होंगे, शकल की कहानी। तो चलिए हम आपको अब आगे ले चलते हैं। चलिए विलास की कहानी से हम समझते हैं। विलास का यहाँ पे कहानी दिया हुआ है।
चलिए, क्या हम विलास के कहानी को समझने जा रहे हैं। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था। विलास जो था कितना वर्ष का लड़का था? 11 वर्ष का। और वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास जो था वो, हम जो ऊपर सकल के बारे में कहानी पढ़े, वो क्या करता, वो ये जो था विलास, वो भी सकल के गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। विलास जब 2 ही वर्ष का था तो उसका पिता का, सोचिए कितना दर्दनाक घटना है। उसकी माँ गीता ने मछलियों बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। उसकी माँ जो थी वो मछलियाँ बेचती थी और बच्चे को पालता था। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती थी और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपया कमा पाती थी। विलास गठिया का रोग बन गया। विलास को गठिया का रोग हो गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं था कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकता। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ का मदद करता था। विलास जो था वो अपनी माँ का खाना पकाने में मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन को भी देखभाल करता था। मतलब विलास का एक छोटा भाई था मोहन, जिसका नाम मोहन था, उसका भी ये क्या करता था, देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। विलास क्या गया कि मतलब गठिया रोग से तो ग्रसित ही था, लेकिन वो भी सोचा कि माँ का भरण पोषण करने के लिए, मतलब माँ तो बीमार हो गई है, किस प्रकार से उसको ठीक किया जाए, इसलिए ये भी मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हो गया। अपनी माँ की तरह वो भी कम ही कमा पाता था। विलास क्या करता था, जैसे उसकी माँ 20 रुपया 30 रुपया कमाती थी, उसी प्रकार से विलास भी उतना ही रुपया कमाता था, उससे कम ही कमाता था। तो चलिए क्रियाकलाप पहले आइए चर्चा करें में क्या दिया हुआ है। क्या दोनों, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ये डीप हो जाता है। हाँ, क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर है? क्या आपको दोनों के बीच कोई अंतर लगता है कि उसके बीच क्या अंतर है? देखिए, अंतर क्या है कि सकल का जो परिवार है थोड़ा विलास के परिवार से अच्छा है। विलास अगर पढ़ना भी चाहता तो उसकी माँ नहीं पढ़ा पाती। क्यों? इसके पिता बचपन में ही डेथ हो गया था और उसके पिता उसको पढ़ाने के लिए क्या था, सक्षम था। तो इसलिए आप अंतर को स्पष्ट कीजिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से हम अंतर को स्पष्ट करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप समझते हैं। पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाइए। आपके जो गांव के आसपास कोई झुग्गी या मतलब इलाका होगा, आप वहां पे जाइए और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या सकल जैसी परिस्थितियां का सामना कर रहा होगा। आपके अगल बगल भी इस तरह का कोई होगा जो इस परिस्थिति का क्या करता होगा, सामना करता होगा। आप एक बार जाके वहाँ पे और उसको सच्ची घटना की तरह समझिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे अब समझते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमें देखा कि सकल स्कूल जाता था, हम भी आपको बताएं कि सकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हृष्ट मतलब अच्छा था, स्वस्थ था और बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया रोग से ग्रसित था, उसे यहाँ डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं था। सकल ने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गया था। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। विलास क्या किया, जो उसका माँ जो काम करता था वही काम ये भी करता था। अपनी माँ की तरह परिवार को पालन पोषण के लिए उसकी आय बहुत कम था। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ा दी। सकल जो है पढ़ाई लिखाई किया तो उसका शिक्षा का गुणवत्ता तो है, स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा तो उसका विलास क्या था, पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। सकल क्या था, पढ़ा लिखा हुआ था। तो कितना भी अगर देखा जाए तो उसका गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता विलास से सकल का ज़्यादा होगा। तो इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हो गई।
अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो जो पढ़ा लिखा नहीं उससे ज़्यादा तो वो कमाएगा ही। क्या ये तो सच बात है। कुछ जैसे आप भी नहीं पढ़िएगा, कोई नौकरी लग जाएगा तो आप बेरोजगार रहिएगा, वो क्या हो जाएगा, रोजगार में चले जाएगा। तो कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके इसके बदले में व्यक्ति को इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिला। विलास जो था उसका जो मतलब आरंभिक भाग मतलब प्रारंभिक मतलब अवस्था था, उसमें कोई शिक्षा और स्वास्थ्य का सेवा उसको नहीं मिला। वही अपनी माँ की भांति ही मछली बेचकर अपना जीवन, जिस प्रकार से उसका मतलब माता था मतलब पिता था, मछली बेचकर जीवन यापन कर रहा था, उसी प्रकार विलास भी क्या क्या मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए मछली को बेचना प्रारंभ कर दिया। अगर भाई इस दुनिया में जीना है तो कमाना तो पड़ेगा ही, इसलिए उसने भी मछली बेचना प्रारंभ कर दिया। इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। जिस प्रकार से उसकी विलास का जो माँ थी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, मछली बेचती थी, तो वो क्या अकुशल श्रमिक की तरह वेतन मतलब अब मान लीजिए कि आप मछली बेचने गए और आपका मछली नहीं बिका आज, तो आपको तो 0 रुपया कमाई हुआ, परंतु जो जॉब में है उसको एक जो है मतलब जब मंथ लग जाता है तो उसको पता है कि हमको मंथ में इतना रुपया आएगा और उसको डिवाइड कर देता है 30 दिन में कि 30 दिन में हमको ऐसे ऐसे रुपया को खर्च करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही है। व्यक्ति शेयरों तथा बॉन्डों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है। व्यक्ति जो है शेयर और बॉन्ड में क्यों निवेश करता है? शेयर और बॉन्ड में इसलिए निवेश करता है कि जैसे आज हम अगर इसमें मान लीजिए 500 रुपया निवेश किए, अगर कोई बॉन्ड और शेयर है, 1 मिनट हम समझा देते हैं यहाँ पे आपको। मान लीजिए कि हम 50 रुपया कोई शेयर और बॉन्ड में क्या किए, निवेश किए। मान लीजिए ये शेयर है, ये क्या है, बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है। इसमें हम क्या किए, निवेश किए, शेयर और बॉन्ड में क्या किए, निवेश किए। और जब हमें एक मतलब इसका एक मान लीजिए 2 वर्ष के लिए हम क्या किए, निवेश किए, और जब 2 वर्ष के बाद हमको 50 रुपया इसमें निवेश किए हुए हैं, तो अब हमको 2 वर्ष के बाद जो रुपया रिटर्न मिलेगा वो मान लीजिए हमको 500 रुपया मिलेगा। तो हम 50 रुपये, ये प्रतिफल हुआ कि हम मतलब 50 रुपया निवेश किया, हमको इतना रुपया प्राप्त हुआ 2 वर्ष में। तो ये यही बोल रहा है कि जिस प्रकार से अगर आप किसी बॉन्ड और शेयर में निवेश करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति में निवेश करेंगे तो वो भी आपको अच्छा प्रतिफल देगा। मान लीजिए कि अगर अभी आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपसे अगर कोई चीज़ पूछा जाएगा तो आप उसका अच्छा जवाब नहीं दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है तो अगर उससे कुछ जवाब पूछा जाए, अगर उससे कुछ पूछा जाए तो वो क्या करेगा, उसका अच्छा जवाब देगा। क्या करेगा, अच्छा जवाब देगा। तो उस लगेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो आपको बोलेगा कि आप पढ़े लिखे हुए नहीं हो, और वो उसके बारे में बोलेगा ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि किसी विद्यार्थी को पढ़ाना है, आपसे भी मतलब अनुभव लिया जाए कि कौन मतलब जो उस गांव में पढ़ा लिखा अच्छा होगा उसको चूज किया जाएगा, उसको अच्छा रुपया दिया जाएगा। तो यही है ना, प्रतिफल तो प्राप्त हुआ। पहले क्या हुआ, निवेश किया, शिक्षित किया उसको, बाद में वो क्या करता है, प्रतिफल के रूप में रुपया कमा के देता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज में वृद्धि योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल देगा। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज में वृद्धि
योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। अगर आप किसी बच्चा, कोई मान लीजिए बच्चा, और उसके शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर अच्छे से निवेश किया जाएगा तो वो भविष्य में क्या होगा, उच्च आय और समाज की वृद्धि के लिए योगदान देगा। मान लीजिए कि हम शिक्षित हैं तो हम अपने गांव में जब जाएंगे तो हम क्या चाहेंगे, समाज का वृद्धि हो, समाज भी पढ़े आगे बढ़े, हम ऐसा चाहेंगे। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करता है। आप देखिएगा कि आप अपने गांव में ही देखिएगा, जो माँ बाप शिक्षित होगा वो चाहेगा कि हमसे भी अधिक शिक्षित हमारा बेटा बेटी हो। मान लीजिए कि जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मतलब शिक्षा क्या है, तो इसलिए अगर पढ़े लिखे लोग जागरूक होकर उसको भी बताए कि अगर शिक्षित होगा तो ये आगे बढ़ेगा, तो वो भी क्या करेगा, अपने बच्चे को पढ़ाता है। पर अब देखिएगा कि हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लगा हुआ है। ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया क्या होता है। ऐसा मतलब कोई शिक्षित जो माँ बाप होता है वो अपने बच्चे को पढ़ाना क्यों चाहता है, क्योंकि उसे जो है स्वयं भी शिक्षा का महत्व पता चल जाता है। महत्व यानी अनुभव हो जाता है कि शिक्षा अगर कोई इंसान प्राप्त करता है तो उसका गांव समाज में क्या इज्जत होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होता है। वो उसको ये भी पता होता है कि किस बच्चे को किस प्रकार से पोषण दिया जाना चाहिए, स्वच्छता मतलब स्वच्छ में रहना चाहिए। आप देखिएगा कि जो पढ़े लिखे नहीं, कोई भी गंदा कपड़ा पहना हुआ है तो उसको, जो पढ़ा लिखा होता है वो थोड़ा मतलब क्या होता है, मतलब कपड़ा पुराना हो लेकिन उसको क्या हो तो साफ सफाई के, मतलब फटा कपड़ा क्यों ना हो, तो सिया हुआ कपड़ा क्यों ना हो, वो अलग बात है, पर उसको मतलब सफाई के साथ पहनना चाहिए। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपना बच्चा को क्या करता है, स्कूली शिक्षा, बच्चा को क्या करता है, स्कूली शिक्षा पहले दिलवाता है और उसका स्वास्थ्य जो होता है मतलब देखता है कि मतलब उसका स्वास्थ्य, अच्छा खान पान देता है, कि मतलब बच्चा को जो चाहिए बचपन में वो उसे क्या करता है, आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराता है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। एक क्या होता है, चक्र बन, मान लीजिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ाए, वो जब शिक्षित होगा वो बड़ा होगा, जब उसका भी शादी हो जाएगा, उसको भी बच्चा होगा, वो भी क्या करेगा, अपने बच्चे को पढ़ाएगा। इसी तरह से ये क्या होता है, एक चक्र में। मान लीजिए कि कोई एक पिता है, चलिए हम एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के साथ पहले इसको हम एक पेज ले लेते हैं, एक मिनट। मान लीजिए हम पेज ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक पिता है, मान लीजिए कि ये एक पिता है और ये अपने बच्चे को क्या क्या शिक्षा दिया, क्या क्या बच्चों को क्या क्या शिक्षा दिया, क्या दिया, शिक्षा दिया। जब ये बच्चा मान लीजिए बड़ा होगा, ये बच्चा क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका शादी होगा, क्या होगा, शादी होगा। शादी किससे करेगा, अच्छे शिक्षित व्यक्ति से करेगा। अब ये जो है शिक्षित व्यक्ति से शादी कर लिया, मान लीजिए ये लड़का है तो ये किससे शादी करेगा, किसी लड़की से शादी करेगा, किसी लड़की से शादी। अब मान लीजिए कि इसको एक बेटा हुआ, इसको क्या हुआ, बेटा हुआ, ये क्या करेगा, अपना बेटा को भी शिक्षित करेगा। ये क्या करेगा, ये जो बच्चा था पहले ये इसका बच्चा था, अब ये अपने बच्चे को क्या करेगा, शिक्षित करेगा। ये एक प्रकार से क्या होगा, चक्र में बन जाएगा, क्या हो जाएगा, चक्र की तरह। फिर उसको बेटा होगा, वो भी क्या करेगा, अपने बेटे को शिक्षित करेगा, तो एक चक्र में बन गया, सब अब शिक्षित होगा उसके यहाँ। तो इसी प्रकार से होता है। तो चलिए अब आप यहाँ तो समझ गए होंगे, तो अब हम आपको आगे समझाते हैं। चलिए इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेता है। मान लीजिए कि जो मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पर समझाते हैं। मान लीजिए एक कोई परिवार है, मान लीजिए कोई एक परिवार है, ये जो है ये शिक्षित नहीं है, क्या नहीं है, शिक्षित नहीं है। अब क्या करेगा, मान लीजिए ये शिक्षित, ये तो मतलब पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं कि पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई
क्या होता है, ये क्या करेगा, मान लीजिए कि इसको ये अपने बच्चे को भी उतना ध्यान है, जिस तरह इसको पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो क्या कर देखिएगा कि जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो अपने बच्चे पे उतना ध्यान नहीं देता है। इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, अशिक्षित रह जाएगा, अशिक्षित अशिक्षित रह जाएगा। अब मान लीजिए कि ये अशिक्षित रहा, मान लीजिए ये अशिक्षित रहा, तो ये क्या होगा, ये अपने इसका जब बेटा होगा या बेटी होगी, मान लीजिए कि बेटा या बेटी, अब बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसको समझिए, बेटा हो या बेटी सब बराबर होता है। बेटा या बेटी हो, मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, मान लीजिए कि बेटा और बेटी हो, बेटा या बेटी हो, और इसको भी इस ये जो है उस पर भी नहीं देगा, एक प्रकार से क्या होगा, ये भी दुष्चक्र में फंस जाता है। इसके यहाँ अशिक्षित, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति, मान लीजिए कि आप जैसे गांव में पढ़े लिखे हो, आप इसको बताइएगा कि पढ़ाई का क्या वैल्यू है, वो भी अपने बात, तब धीरे धीरे क्या होगा, उसमें भी सुधार आ जाएगा। इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। तो चलिए, आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। अभी तो मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम आपको तब पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को हर चीज़ समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। चलिए, अब देखिए कि क्या बोल रहा है, और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधा से वंचित स्थिति में रखते हैं। सुविधाओं से जो मतलब जो जिस तरह से, मान लीजिए किसी परिवार को, मान लीजिए कि कोई पिता है उसको ये अशिक्षित है, क्या है, अशिक्षित है, इसको जिस प्रकार से असुविधा में रहना पड़ा, वो अपना बेटा बेटी किसी को भी उसी तरह से मतलब संसाधनों से क्या करता है, वंचित रखता है, क्या करता है, संसाधन से वंचित रखता है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि इससे मतलब अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे बच्चे को किस समय में क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से समझ पाइएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। क्या आप हमें बताइए कि क्या आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रहा है? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, आपको हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, उसको हम पहले समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए क्या आगे क्या है। जापान जैसे देशों में, जापान एक देश है, क्या है, जापान। अब भारत जैसा एक देश है, उसी प्रकार से जापान क्या है, जापान क्या है, एक देश है। जापान क्या है, हम जापान के एक स्टोरी के बारे में हम समझने जा रहे हैं अभी। तो चलिए जापान के स्टोरी से हम समझते हैं, तुलना करते हैं अपने भारत को। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। जापान एक ऐसा देश है दोस्त, जापान एक ऐसा देश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, मानव पर निवेश किया जाता है। मतलब आप जैसे कि जिस प्रकार से कोई खेती पे जिस प्रकार से निवेश करता है, मान लीजिए कि आप बिजनेसमैन हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं, चलिए आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। जैसे आप जो है, मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं, क्या है, व्यापारी है, तो आप क्या चीज़ पे निवेश करेंगे। मान लीजिए कि आप एक व्यापारी है और किराना का दुकान खोले हुए हैं, क्या चीज़ का, किराना का दुकान खोले हुए हैं, किराना का दुकान चलाते हैं। तो आप जब व्यापारी है किराना, आप सबसे ज़्यादा किस पे निवेश करेंगे, किराना के दुकान पे निवेश करेंगे, ताकि इसमें अच्छे अच्छे सामान, कोई भी अगर आपके पास ग्राहक आएगा, अगर कोई आपके पास, तो कोई भी ग्राहक जो सामान आपके दुकान पर आके मांगे, आप उसको सारा मतलब सामान उपलब्ध करा दें, क्या करेंगे, उपलब्ध, आप हर प्रकार का सामान क्या करेंगे, रखेंगे ना। तो आप क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अपने व्यापारी हैं आप क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा दुकान पर निवेश करते हैं। उसी प्रकार से दोस्त जापान जो है, जापान क्या करता है, जापान एक देश है, जिस प्रकार से भारत जो है एक देश है, उसी प्रकार से जापान क्या है, देश है। जापान जो है वो सबसे ज़्यादा मानव पर निवेश करता है, किस पे निवेश करता है, मानव पर निवेश करता है, क्या करता है, मानव पर, इसको मानव पर, शिक्षा स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा अधिक निवेश किया जाता है। क्या चीज़ पर निवेश किया जाता है, शिक्षा पर निवेश किया जाता है, स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है, शिक्षा स्वास्थ्य पर सबसे अधिक निवेश किया जाता है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जापान जो है सबसे अधिक मानव पे निवेश करता है। हम एग्जाम्पल के साथ साथ आपको बहुत सरल भाषा में समझाते जाएंगे। तो इसलिए दोस्त
आप अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धीरे धीरे जब हमारा व्यू अच्छा जाने लगेगा तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। अभी तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये डिजिटल बोर्ड है, एक मिनट, ये मान लीजिए एक डिजिटल बोर्ड है पूरा। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, आपको इस प्रकार से कहा कि इसमें होता है, फिर चलो ऊपर चलो समझाओ, तो इसलिए तो इसमें जैसे डिजिटल बोर्ड होता है तो इसमें क्या होता है कि इस साइड होता है कि एनसीईआरटी का पीडीएफ होता, फिर आपको यहाँ पे हम कोई एक पेज रहता है, हम आपको इस पेज में समझाते चले जाते हैं। तो ये तो टैब पे हम आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी वीडियो, तो इसलिए इसमें क्या होता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। तो चलिए तब पर भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करता है उस वही आगे बढ़ता है। तो चलिए हम मेहनत करते हैं आप लोग के साथ। तो उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह विकसित धनी देश है। जापान क्या है, जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जिस प्रकार से अपना लोग के पास प्राकृतिक संसाधन भी है, तो उसी प्रकार से जापान जो देश है उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन वो विकसित धनी देश है। क्या है, विकसित, क्योंकि विकसित मानव अगर अच्छा करेगा तो क्या हो, कोई भी देश विकसित होगा ही। तो अपना लोग का जैसे देश है भारत, इस पे मानव संसाधन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, मानव पे उतना निवेश नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग अभी अविकसित देश है। तो चलिए, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करता है। मान लीजिए कि उसके जैसे जापान में जो कोई प्राकृतिक संसाधन का ज़रूरत होता है, जापान में कोई प्राकृतिक संसाधन का ज़रूरत होता है, वो क्या करता है उसका खरीदता है। प्राकृतिक संसाधन क्या करता है, खरीदता है। प्राकृतिक संसाधन क्या करता है, वो खरीदता है। चलिए आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जापान में होता ही नहीं है। तो जो अगर उसको कोई चीज़ प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता है, मान लीजिए गेहूँ है, चावल है, उसकी आवश्यकता पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे देश से खरीदेगा। तो अब आगे समझिए, वे कैसे धनी और विकसित बन गया। मतलब जापान के बारे में सोचिए कि अगर उसके पास ना तो कोई प्राकृतिक संसाधन है, उसके बावजूद भी क्यों वो मतलब धनी बन गया हम लोग से। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा, हम आपको बताएं, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। जापान जो है, जापान के लोगों को, जापान जो देश है वहाँ के जो लोग हैं उस पर विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। अभी आप देखिएगा भारत में जब आप जाइएगा सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल में क्या होता है भारत में, जब आप सरकारी स्कूल जाइएगा तो सरकारी स्कूल में क्या होता है, बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं। मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, पेज पे समझाते हैं, तब आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे तो मान लीजिए जापान में क्या होता है, जापान में क्या होता है, जापान में सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। ये मान लीजिए जापान देश है, क्या है, जापान क्या है, देश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे निवेश किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या होता है, निवेश किया जाता है। अब मान लीजिए भारत के बारे में समझिए। भारत जो है, हम जिस देश में जी रहे हैं उसी से तुलना करेंगे। भारत में क्या होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख लीजिएगा किसी भी सरकारी स्कूल में आप जाइए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आप जब सरकारी स्कूल में देखिएगा कि जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है उसका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में। जो शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है उसका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। परंतु शिक्षक को ये नहीं पता है कि मतलब हम शिक्षक क्यों बने। शिक्षक को ये तक नहीं पता होता कि हम शिक्षक बने क्यों, वो मेहनत करना नहीं जानते हैं। भारत का जो शिक्षक है वो क्या होता है, मेहनत करना नहीं जानता है कि हम अगर मेहनत करें, अगर हम जाके मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है, हम एक टीम बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे शिक्षा का, मतलब टीचर का, और जाके गांव में बताएंगे कि शिक्षा का क्या वैल्यू है, तो धीरे धीरे समाज क्या होगा, जागरूक होगा। पर कोई ऐसा करना नहीं चाहता है, सोचता है चलो मूर्ख है, न सरकार ध्यान देना चाहता है, न सरकार ध्यान देना चाहती है। सरकार भी सोचता है मूर्ख है तो क्या करेगा, पढ़ा लिखा होगा तो सरकार से जवाब मांगेगा, सरकार से क्या होगा, जवाब मांगेगा। पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं है तो मतलब उतना तो जवाब मांगता नहीं है, तो इसलिए कोई कुछ बोल के उसको इधर उधर कर दिया जाता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे यहाँ तक।
अब चलिए हम आगे आपको समझाते हैं। एक मिनट टाइम दीजिए। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या बता रहा है। अब देखिए, उन उन लोगों में भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग क्या है। मतलब क्या होता है, उन लोगों में भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाता है। मतलब उसका जो भूमि और पूंजी है उसका क्या कुशल उपयोग किया जाता है। इन लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित कि उसके से यह देश धनी विकसित बने। वे इन लोगों में क्या हुआ जो कुशलता और प्रौद्योगिकी का विकसित किए, मतलब विकसित किया, प्रौद्योगिकी क्या है विकसित किया, और देश धनी विकसित बन गया। जापान क्या हो गया, धनी बन गया। अब चलिए यहाँ समझते हैं। अब महिला, अब क्या है, महिला एवं मह एक मिनट, पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप हम यहाँ पे देखेंगे कि पुरुष और महिला का आर्थिक क्रियाकलाप मतलब किस तरह से पुरुष और महिला का जो आर्थिक क्रियाकलाप है। चलिए समझते हैं। विलास विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है। मतलब जिस प्रकार से विलास जो था मछली बेचता था, क्या करता था, मछली। शकल क्या करता था, पढ़ाई लिखाई करता था और ये प्राइवेट जॉब में लग गया था। उसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अलग अलग क्रियाकलाप में लगे हुए। मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई मतलब कोई कोई मान लीजिए सफाई कर्मचारी है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, कोई पुलिस है। इसी प्रकार से सब व्यक्ति अपने अपने अलग अलग क्रियाकलापों में लगा हुआ है। हमने देखा कि विलास मछली बेचता था। आप देखे, आपको विलास के बारे में स्टोरी बताए, वो क्या करता था, मछली बेचता था। क्या करता था, मछली बेचता था। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। मछली बेचता था। और शकल को एक शकल जो था, शकल जब पढ़ा लिखा कंप्यूटर कोर्स किया, शकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। प्राथमिक क्षेत्र को समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या सब है, इसको हाईलाइट कर दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन शामिल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सब आता है, तो आप किसी को बताइएगा। कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया। अगर और आपसे पूछे कि विभिन्न क्रियाकलापों के कितने क्षेत्र होते हैं, तो आप बताइए कि विभिन्न क्रियाकलापों के तीन क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं, तीन क्षेत्रक होते हैं। कौन सा होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं, तृतीयक क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। तो अब इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सब आता है, ये सब आता है आपको। अब द्वितीयक क्षेत्र देखिए, द्वितीयक क्षेत्र में क्या सब, उत्खनन हो गया, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया। इसमें उत्खनन दिया हुआ और विनिर्माण शामिल है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या हुआ, उत्खनन भी आएगा। द्वितीयक क्षेत्र का हम और आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा, आपको यहाँ पे हम समझा। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण भी आएगा, क्या होगा, निर्माण भी आएगा। उसके बाद विनिर्माण भी आएगा, क्या आएगा, विनिर्माण भी आएगा, विनिर्माण। उसके बाद जलापूर्ति, जलापूर्ति भी आएगा। ये सब क्या है, द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि द्वितीयक क्षेत्र का ये सब एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम आपको आगे समझाते हैं। चलिए तृतीयक क्षेत्र में देखिए क्या सब आता है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवा इसमें क्या आता है, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तृतीयक क्षेत्र का है। इसमें होटल भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, शामिल किया जाता है। मतलब अब देखिए, इस क्षेत्र में क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय का मूल्यवर्धन करते हैं। राष्ट्रीय आय का जो होता है उसका ये क्या करता है, मूल्यवर्धन करता है।
वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाकलाप को दो भाग में बांटा गया है। अगर पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रियाकलाप को कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में बांटा गया है। एक तो बाजार क्रियाएं होता है, एक क्या होता है, गैर बाजार क्रियाएं होता है। बाजार क्रियाएं किसे कहते हैं, आप समझिए। बाजार क्रिया में वेतन का लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं का के लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। मतलब बाजार का जो क्रियाएं होती है उसमें क्या होता है, वेतन या लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई क्रिया होता है। मतलब क्या, बाजार वेतन और उद्देश्य के लाभ से किया गया क्रियाएं होता है, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु सेवा को उत्पादन शामिल होता है। गैर बाजार क्रियाओं में अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज आप लोग को हम यहाँ तक कवर किए हैं। आगे का सेशन अगले संडे को लाएंगे और अगले संडे हम आप लोग को ये टॉपिक को समाप्त कर देंगे। और अगर आप हमें ये बताइए, आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आए, समझाने का तरीका में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के सेक्शन से आप हमें बताइए कि हम और बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। कुछ दिनों के बाद हम ये सेशन को डेली लाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम भी एक सिविल सेवा का तैयारी करने वाला ही छात्र हूँ, और मैं जब एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमें लगा कि क्यों ना मेरे छोटे भाई बहनों को भी इसका लाभ हो। इसलिए हम आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ किया हूँ। और धीरे धीरे जैसे अगर लगेगा कि आप लोग को अच्छा, मतलब आप लोग जैसे जैसे हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हम धीरे धीरे आप लोग के लिए और मेहनत करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग को अगर हमारा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर ही कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी लाभ मिले। चलिए, आज हम अपना सेशन यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और नमस्कार।